हिंदी C331 अध्याय 331 झेंगज़ोंग। लिन शेन हैरान था। सेलेस्टियल और टाइगर लोगों के लिए यह सामान्य बात थी कि उन्हें असेंशन एग नहीं मिला था। लेकिन ये बैटमैन, जिसे असेंशन एग मिला था, अपने से पहले वाले दो लोगों से भी अधिक निराश दिखाई दिया। क्या वह ये दिखावा कर रहा है कि उसे आरोही अंडा नहीं मिला है? लिन शेन ने सोचा कि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगा। बाहर हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था, तो ये दिखावा कैसे हो सकता था? दोस्त, क्या बात है? लिन शेन की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने अभिवादन करने और पूछने की पहल की। बैटमैन ने आह भरते हुए कहा, मुझे असेंशन अंडा तो मिल गया, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं चाहता था। लिन शेन ने कहा, ऐसा लगता है कि वह असेंशन अंडा एक शक्तिशाली पालतू जानवर को जन्म दे सकता है। ये वास्तव में अच्छा है। म्यूटेटेड असेंशन पर्पल लाइटनिंग ब्रेक स्काई स्वॉर्डर, 3 म्यूटेंट बेस टैलेंट और एक डबल म्यूटेंट लाइफ बेस टैलेंट के साथ बैटमैन ने अपने असेंशन अंडे के बारे में विस्तृत जानकारी देना शुरू किया। लिन शेन को कुछ आश्चर्य हुआ क्योंकि वह तो बस यूं ही पूछ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि बैटमैन एक अजनबी के सामने ऐसी गोपनीय जानकारी का खुलासा करेगा। ऐसा लग रहा था कि बैटमैन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह अचानक रुक गया। कुछ देर तक लिन शेन को देखता रहा और फिर एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम बिल्कुल मेरे मानव मित्र की तरह दिखते हो, मैंने गलती से तुम्हें उसका दोस्त समझ लिया था। तभी लिन शेन को समझ में आया कि बैटमैन ने उसे ये सब क्यों बताया था, उसे किसी और के लिए गलत समझा गया था। लिन शेन और भी उत्सुक हो गया। आखिर वह बैटमैन के दोस्त से कितना मिलता जुलता था, जिसके कारण ऐसी गलती हुई। उसने अनुमान लगाया कि बैटमैन के मूड के कारण ही यह क्षणिक चूक हुई होगी। आपके मानव मित्र का नाम क्या है? लिन शेन ने जिज्ञासा से पूछा। उसका नाम झेंगज़ोंग है। तुम सब इंसान एक जैसे दिखते हो, लेकिन तुम में और उसमें एक खास समानता है। हालांकि वह तुमसे ज्यादा परिपक्व दिखता है और उतना जीवंत नहीं है। वह एक बहुत अच्छा इंसान भी है जिसने मेरी बहुत मदद की है। वह मेरे लिए एक गुरु और दोस्त दोनों है, बैटमैन ने समझाया। झेंगज़ोंग। झेंगज़ोंग हर्बल चाय। कौन खुद को ऐसा नाम देगा? झेंगज़ोंग। झेंगज़ोंग। ज़ोंगझेंग। लिन शेन को लगा कि नाम थोड़ा अजीब लग रहा है और फिर अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अरे, मुझे मत बताओ। क्या ये सैन जी लिन ज़ोंगझेंग का नाम नहीं है? लिन शेन ने जल्दी से बैटमैन को रोका जो जाने वाला था। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बैटमैन ने पीछे मुड़कर हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम्हारे इस मानव मित्र झेंगज़ोंग, क्या उसके यहाँ कोई निशान है जो बहुत ध्यान देने योग्य नहीं है? ये भौहें सिकोड़ने से आई झुर्री जैसा दिखता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह हमेशा अपनी भौहें सिकोड़ता रहता है। लिन शेन ने उसकी भौहों के बीच की जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा। अरे, क्या ये निशान है? मुझे हमेशा लगता था कि उसे बहुत सी चिंताएं रहती होंगी, इसलिए वह हर समय भौहें सिकोड़े रहता होगा। बैटमैन हैरान रह गया, तुम्हें ये कैसे पता? क्या तुम उसे जानते हो? लिन शेन ने मन ही मन सोचा, उसे जानने से भी अधिक, ये सैन जी लिन ज़ोंगझेंग है। हालांकि, लिन शेन ने इन विचारों को अपने तक ही सीमित रखा, उन्हें जोर से नहीं कहा। अगर उसका भाई झेंगज़ोंग का उपनाम इस्तेमाल कर रहा था, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। लिन शेन उसका भेद नहीं खोल सकता था। यदि आप जिस झेंगज़ोंग के बारे में बात कर रहे हैं, वह वही झेंगज़ोंग है जिसे मैं जानता हूं, तो हाँ, मैं वास्तव में उसे जानता हूं। न केवल मैं उसे जानता हूं, बल्कि हम दूर के रिश्तेदार भी हैं, लिन शेन ने कहा, जबकि मन ही मन सोच रहा था, वास्तव में दूर के रिश्तेदार। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, तो तुम वास्तव में रिश्तेदार हो, ये बहुत बढ़िया है। बैटमैन ने ये सुनकर प्रसन्नता से जवाब दिया कि लिन शेन झेंगज़ोंग का दूर का रिश्तेदार है। चलो, कुछ पीने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। जल्दी मत करो, बस एक क्षण मेरा इंतजार करो। मैं अंदर देखना चाहता हूँ, लिन शेन ने चर्च की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम चर्च के दरवाजे खोल सकते हो? बैटमैन ने पूछा। फिर, जैसे कि कोई लाइट बल्ब जल गया हो, उसने कहा, चूंकि तुम झेंगज़ोंग के रिश्तेदार हो, तो तुम भी उसके जैसे असाधारण हो, निश्चित रूप से इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ो और अपनी किस्मत आजमाओ। अगर तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हें असेंशन एग मिल जाए, तो ये शानदार होगा। लिन शेन ने सिर हिलाया और चर्च के सामने चला गया। सुपर बेस चेंज का उपयोग करते हुए, उसने धीरे धीरे चर्च के दरवाजे खोले। चर्च में प्रवेश करने के बाद, लिन शेन ने पाया कि अंदर भी बाहर की तरह ही जीर्ण शीर्ण था। मंच पर एक दिव्य मूर्ति ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसके हाथ और पैर गायब कुर्सियों के बीच हर जगह बिखरे हुए थे। एक नज़र में, कोई भी सब कुछ देख सकता था। कुर्सियां और मूर्ति दोनों ही बहुत घिसी हुई थीं। लिन शेन अंदर गया, लेकिन दीवारों पर केवल धब्बेदार भित्तिचित्र ही देखे। वहां किसी भी आरोही अंडे का कोई निशान नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, निश्चित रूप से इसलिए नहीं कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूं। लिन शेन मुख्य प्रवेश द्वार की ओर वापस चलने के लिए मुड़ा। चूंकि वहां कोई असेंशन एग नहीं था, इसलिए यहां रुकना बेकार था। बेहतर होगा कि जल्दी से निकल जाएं और बैटमैन से झेंगज़ोंग के बारे में पूछें।
लिनशेन प्रवेश द्वार पर पहुंच गया, जहां इस बार दरवाजे बिना धक्का दिए अपने आप खुल गए। बाहर निकलने के बाद बैटमैन ने उसे सांत्वना दी, ये चच बहुत अजीब हैं। असेंशन एग न मिलना सामान्य बात है। इसे पाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर मैं इसे न भी पाऊं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लिनशेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वह यून की ओर मुड़ा। यून, तुम क्यों नहीं जाकर इसे आजमाते हो? मैं नहीं कर सकता, क्या मैं कर सकता हूँ? यून थोड़ा हैरान हुआ। आप पहले से ही यहाँ हैं, तो माहौल का अनुभव भी कर लीजिए, लिनशेन ने मुस्कुराते हुए कहा। यून ने सिर हिलाया, ये जानते हुए कि केवल मिश्र धातु स्तर पर होने के कारण वह 3 आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती थी। वह शायद किसी भी चर्च के दरवाजे को धक्का देकर खोलने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन चूंकि वह पहले से ही वहां थी, इसलिए दरवाजों को छूना यहां होने के बराबर माना जाएगा। लिनशेन ने बैटमैन से बातचीत की और पता चला कि उसका नाम बाट था और उनकी जाति को बाट रेस कहा जाता था। अंतरतारकीय युग में प्रवेश करने वाली अन्य जातियों के विपरीत, बाट जाति ने अभी तक अंतरतारकीय युग में प्रवेश नहीं किया था। एक उच्च रैंकिंग वाली जाति ने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान बाट जाति के ग्रह की खोज की थी और बाट को बाहर निकाला था। मूलतः बाट का नाम बाट नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी जाति का सम्मान करने के लिए इस नाम का प्रयोग किया। विशाल ब्रह्मांड में बाट जाति का केवल एक म्यूटेटर, बाट, अकेला यात्रा कर रहा था। झेंगजोंग से जुड़े मामले के कारण लिनशेन और बाट के बीच अच्छी बातचीत हुई। लिनशेन झेंगजोंग की खबर के बारे में और पूछताछ करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। दोनों व्यक्ति उस ध्वनि से आकर्षित हुए और मुड़कर देखने लगे और तुरंत आश्चर्यचकित हो गए। चर्च के 2 बड़े दरवाजे अचानक पूरी तरह खुल गए थे। यून खुले दरवाजों के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी, कुछ उलझन में दिख रही थी। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अंदर आओ। लिनशेन को नहीं पता था कि यून ने दरवाजा कैसे खोला था, लेकिन चूंकि यह पहले से ही खुला था, इसलिए संकोच करने का कोई मतलब नहीं था। बाट भी उतना ही हैरान था। अपनी ताकत से वह मुश्किल से एक दरवाजा खोल पाया, और सिर्फ इतना कि वह अंदर घुस सके। उस चांद खरगोश महिला ने एक साथ दोनों दरवाजे कैसे खोल लिए? वह किस तरह की ताकत थी? केवल यून ही जानती थी कि उसने कोई बल प्रयोग नहीं किया था। जैसे ही उसकी हथेली ने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। लिनशेन की बातें सुनकर यू जल्दी से अंदर चली गई, और दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। लिनशेन और बाट दोनों चर्च को घूर रहे थे, अब वे बातचीत के मूड में नहीं थे। कुछ ही देर में चर्च के ऊपर से प्रकाश की एक किरण निकली और एक स्वर्गारोहण अंडे की छवि प्रकट हुई। आरोही अंडा लगातार रूपांतरित होता रहा और एक क्षण बाद वह एक दिव्य मूर्ति में बदल गया। लिनशेन और बाट ने प्रकाश की किरण में मूर्ति को देखा और दोनों आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मूर्ति का स्वरूप बिल्कुल चर्च में मौजूद मूर्ति के समान था। हालांकि चर्च की मूर्ति जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जबकि प्रकाश की किरण में जो मूर्ति थी वह अत्यंत चमकदार थी, तथा चारों ओर पवित्र प्रकाश बिखेर रही थी। तो यह उस मूर्ति का असली स्वरूप है। लिनशेन शुरू में मूर्ति को देखकर चौंक गया था, क्योंकि यह क्षतिग्रस्त थी और चर्च की उदास सेटिंग के साथ ये काफी भयावह भी लग रही थी। इस समय मूर्ति के समान ऊंचा उठा हुआ वह प्राणी जरा भी भयानक नहीं लग रहा था, यहां तक कि स्वर्ग की दिव्य युवतियां भी उसकी तुलना नहीं कर सकती थीं। मूर्ति कवच पहने हुए थी, उसके एक हाथ में एक हथेली से थोड़ी बड़ी परी गुड़िया थी, तथा दूसरे हाथ में युद्ध की ढाल थी, जिससे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया था कि कौन सी ढाल उसका जीवन आधार थी, या शायद दोनों ही उसके जीवन आधार थे। बाट, क्या चर्च में सभी मूर्तियां एक ही आकृति की हैं? लिनशेन ने बाट की ओर देखते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रत्येक चर्च में एक अलग मूर्ति होती है, बाट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अचानक लिनशेन ने सोचा कि शायद वह स्वर्गारोहण अंडा प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसने केवल गलत मंदिर में पूजा की थी। ये देवता स्पष्टतः स्त्री था और पुरुष होने के कारण उसे निश्चित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन फिर उसने सोचा, बाट भी तो एक आदमी था, तो उसे कैसे पहचाना गया? क्या ऐसा हो सकता है कि बाट एक पुरुष की तरह दिखता है लेकिन वास्तव में एक महिला है? लिनशेन ने बाट को परखा, यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी खुद की कमी ही असेंशन एग न मिलने का कारण थी। प्रभामंडल के गायब होने के कुछ ही देर बाद यून एक आरोही अंडे को पकड़े हुए बाहर आया, जो बिल्कुल प्रकाश की किरण में दिखाए गए अंडे जैसा दिख रहा था। यून उत्साह से लिनशेन के पास गया और उसे आरोही अंडा सौंप दिया। लिनशेन थोड़ा चौंका, आप इसे मुझे किस लिए दे रहे हैं? पैसा आपका था और आपने ही मुझे भेजा था, मैंने तो केवल आपके आदेश का पालन किया था, इसलिए यह वस्तु स्वाभाविक रूप से आपकी है, यून ने तथ्यात्मक रूप से कहा। लिनशेन ने कहा, जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारा है, इसे अपने पास रखो, बाहरी लोगों को इसे मत दिखाने दो। हालांकि वह आरोही अंडे के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन वह वास्तव में यून की वस्तु को छीनने का साहस नहीं कर सका। तो फिर तुम इसे मेरे लिए संभाल कर रखो। अगर मैं इसे रखूंगा तो मुझे डर है कि यह चोरी हो जाएगा। यून ने तुरंत लिनशेन के हाथों में आरोही अंडा थमा दिया और उसे मना करने का कोई मौका नहीं दिया।
लिन शेन ने सोचा कि यह समझ में आता है, जब वे बाद में बाहर गए तो वे व्यापारी निश्चित रूप से बाहर इंतजार कर रहे होंगे, जो कि आरोही अंडे को खरीदने के लिए उत्सुक होंगे, और दृश्य निश्चित रूप से अराजक होगा। अगर कोई इसका फायदा उठाता है तो ये भयानक होगा। जैसे ही प्रकाश की किरण ऊपर की ओर बढ़ी, बहुत से लोग पहले ही दूर से देखने के लिए आ गए थे। ये तथ्य कि युन ने आरोही अंडा प्राप्त कर लिया था, उसे छिपाया नहीं जा सकता था। लिन शेन ने सीधे असेंशन एग को अपने बैकपैक में डाल लिया और फिर बाद से कहा, आज चेक करना असुविधाजनक लगता है, क्या हम संवाद करने के लिए एक दूसरे को मित्र के रूप में जोड़ सकते हैं। बार्ट जानता था कि वह और युन आज आकर्षण का केंद्र थे और निश्चित रूप से अन्य लोग भी उनका पीछा करेंगे, जिससे भोजन करने जाना असुविधाजनक हो जाएगा। उन्हें एक दूसरे को मित्र के रूप में जोड़ना होगा और किसी अन्य समय पर मुलाकात का प्रबंध करना होगा। म्यूटेटर के रूप में वे केवल एक चर्च में प्रवेश करने का विकल्प चुन सकते थे और तीनों पहले ही पात्रता खो चुके थे। वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वे सीधे महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गए। जैसे ही तीनों महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, महल के अंदर मुखबिरों के साथ व्यापारियों ने तुरंत उन्हें घेर लिया तथा बाट और युन से असेंशन अंडे खरीदने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें लुभाने के लिए ऊंची कीमतों की पेशकश की, दूसरों ने बड़े मुनाफे का वादा किया, लेकिन अधिकांश लोग सौदेबाजी में हड़पने की तलाश में थे। लिन शेन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस यू को अपने साथ खींचते हुए भीड़ में से निकल गया और सभी को अनदेखा कर दिया। जब कुछ व्यापारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मजबूत आदमी लिन शेन और युन की रक्षा कर रहा था और उन पर ठंडी निगाह रख रहा था। वे अनजाने में कांप उठे और अवचेतन रूप से रास्ता बना लिया। वेई वुफू के संरक्षण में लिन शेन और युन अंततः व्यापारियों के घेरे से मुक्त होने में कामयाब रहे और जल्दी से सौंदर्य उत्सव के शहर को छोड़ दिया। जब वे चले गए, लिन शेन ने एक नज़र डालने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बाट पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाट को अच्छी तरह पता था कि इतने उत्कृष्ट असेंशन अंडे के होने पर यदि कुछ धनी और शक्तिशाली परिवारों की नज़र उस पर पड़ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लिन शेन ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की, वेई और यू को सीधे टेलीपोर्टर के पास ले गए और पहले विशालकाय रिंग स्टार की ओर जाने का फैसला किया। यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सुचारू थी, लेकिन टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर पहुंचने और विशालकाय रिंग स्टार के लिए टिकट खरीदने के बाद प्रतीक्षा करते समय लिन शेन को महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं था। प्रतीक्षालय, जिसमें शुरू में बहुत अधिक भीड़ नहीं थी, पलक झपकते ही खाली हो गया और केवल वे 3 लोग ही वहां बचे। लिन शेन ने वेई वुफू की ओर देखा, जिसकी निगाह प्रतीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार पर टिकी थी। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का सेलेस्टियल, जो कि बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए था, अंदर आया। मेरा नाम एनजिफेंग है, मैं स्टार लॉर्ड का बटलर हूँ और मेरे भगवान आप तीनों को हवेली में आने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं, सेलेस्टियल ने विनम्रता से कहा, एक सज्जन व्यक्ति की तरह। हमें तत्काल आवश्यक कामों के लिए मीदू स्टार से बाहर निकलने की आवश्यकता है, इसलिए मुझे डर है कि यह सुविधाजनक नहीं होगा, लिन शेन ने उत्तर दिया, न तो वह चापलूसी से भरा था और न ही दबंग। कोई बात नहीं, स्टार लॉर्ड ने जायंट रिंग स्टार के टेलीपोर्टर को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश पहले ही दे दिया है। स्टार लॉर्ड के हवेली में आपके आने के बाद आपके लिए एक विशेष टेलीपोर्टेशन सक्रिय किया जाएगा, एनजिफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह विनम्र लग रहा था, लेकिन उसकी दृढ़ता अचूक थी। यदि आप यहाँ असेंशन एग के लिए आए हैं तो मुझे लगता है कि हम इस सारी परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि हमारा असेंशन एग को बेचने का कोई इरादा नहीं है, लिन शेन ने कहा। एनजिफेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, ये चर्चा के लिए जगह नहीं है, कृपया विस्तार से बात करने के लिए स्टार लॉर्ड के भवन में आएं। क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता होगी। कीमत चाहे जो भी हो, हम इसे नहीं बेच रहे हैं, लिन शेन ने जोर देकर कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इस बारे में सोच लिया है? स्टार लॉर्ड जो कीमत देने को तैयार है, वह तुम्हें लुभाएगी। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, तब तक टेलीपोर्टर सक्रिय नहीं होगा, इसलिए इसमें ज्यादा देरी नहीं होगी, एनजिफेंग ने गाजर और छड़ी की रणनीति का सहारा लेते हुए कहा। यदि वे नहीं जाते तो टेलीपोर्टर सक्रिय नहीं होता और वे वहां से निकल नहीं पाते। चाहे कीमत कितनी भी ऊंची क्यों न हो, हमारे पास इस आरोही अंडे को बेचने का अधिकार नहीं है। अगर भगवान इसे खरीदना चाहते हैं तो उन्हें सीधे मेरे गुरु से संपर्क करना चाहिए, लिन शेन ने एनजिफेंग को एक कार्ड दिखाते हुए कहा। ये कार्ड लॉर्ड तियानशुन द्वारा उन्हें दिया गया एक पास था, सामान्य पासों के विपरीत, ये लॉर्ड तियानशुन के पास से प्राप्त उच्चतम स्तर का पास था, जो स्वयं तियानशुन का प्रतिनिधित्व करता था, तथा उस पर उसकी व्यक्तिगत मुहर भी थी। पास को देखते ही एनजिफेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। आपको ये पास कहाँ से मिला? एनजिफेंग ने स्वाभाविक रूप से पास को पहचान लिया, क्योंकि उसे पता था कि ऐसे पास सामान्यतः केवल स्टार लॉर्ड स्तर के व्यक्तियों के पास ही होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति स्वयं स्टार लॉर्ड नहीं था और उसके पास पास था, वह स्टार लॉर्ड का विश्वसनीय विश्वासपात्र होना चाहिए, जो उनकी ओर से कार्य कर रहा हो। एक असेंशन अंडे के लिए स्टार लॉर्ड के स्तर की आकृति के साथ टकराव एक बुद्धिमान निर्णय नहीं लग रहा था।
क्या मुझे लॉर्ड तियानजून के साथ वीडियो संचार शुरू करने और उसे आपको समझाने की जरूरत है? लिन शेन ने अपनी कलाई पर संचारक को छूते हुए और एन जिफेंग को ठंडे भाव से देखते हुए कहा। लॉर्ड तियानशुन को परेशान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। एन जिफेंग ने एक कर्मचारी शौचालय में प्रवेश किया, जल्दी से कमरे को साफ किया, फिर संचारक का उपयोग करके दूसरे सेलेस्टियल से संपर्क किया। युवा मास्टर, असेंशन एग के साथ एक जटिलता है। जिस व्यक्ति के पास यह है वह जायंट रिंग स्टार से तियानशुन का करीबी विश्वासपात्र है। तो क्या हुआ अगर वे तियानशुन के लोग हैं? ये हमारा क्षेत्र है। उन्हें मार डालो और आरोही अंडा वापस ले लो। तियानशुन को कैसे पता चलेगा? अगर तियानशिन और टाई यहाँ होते तो वे इस सेलेस्टियल को पहचान लेते जिसने अहंकार से तियानशिन के वाहन को रोका था और अपने ही वाहन को चकनाचूर कर दिया था। ऐसा संभव नहीं हो सकता। उनके पास एक उच्च तकनीक वाला संचारक है और संदेश संभवतः पहले ही तियानशुन को भेज दिया गया है। एन जिफेंग ने असहाय होकर कहा। तुम इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं संभाल सकते? दिव्यात्मा ने अधीरता से कहा। युवा मास्टर, क्या हमें स्टार लॉर्ड से परामर्श करना चाहिए? एन जिफेंग ने सम्मानपूर्वक सुझाव दिया। तुम इतने परेशान क्यों हो? ये वास्तव में कष्टप्रद है, इसे भूल जाओ, उन्हें जाने दो, ये सिर्फ एक आरोही अंडा है। दिव्य ने, परेशान होकर, संचार को काट दिया। एन जिफेंग ने राहत की लंबी सांस ली, वह निश्चित रूप से युवा मालिक का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। जब एन जिफेंग वापस लौटा, तो उसका व्यवहार और लहजा काफी बेहतर हो चुका था। उसने किसी को सीधे विशाल रिंग स्टार के टेलीपोर्टर को फिर से सक्रिय करने के लिए कहा, और देखा कि कैसे तीनों व्यक्ति विशाल रिंग स्टार की ओर जाने वाले टेलीपोर्टर में प्रवेश कर गए। लिन शेन और उसके साथियों के जायंट रिंग स्टार पर लौटने के बाद लिन शेन ने भी राहत की सांस ली। यदि उन्हें स्टार लॉर्ड के भवन में ले जाया गया होता तो असेंशन एग सौंपे बिना वहां से निकलना लगभग असंभव होता। यदि उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया होता तो भी वे जीवित बच पाते या नहीं, यह अज्ञात था। सौभाग्य से तियानशुन की प्रतिष्ठा काफी प्रभावशाली थी और तीनों उस विपत्ति से बाल बाल बच गए। अंडरवर्ल्ड में होने के नाते समर्थन होना वास्तव में अच्छा है। लिन शेन ने तियानशुन की मदद के लिए आभार महसूस किया और उसके पास मौजूद अग्नि बीज के बारे में सोचा। अगर ये या ने परेशानी पैदा नहीं की होती तो उसने अब तक इसे हासिल कर लिया होता। युन, इस आरोही अंडे में क्या विशेषता है? दुष्ट ड्रैगन के साथ युन और वेई को लेकर पैराडाइज द्वीप की ओर वापस जाते समय लिन शेन ने युन से पूछा। क्योंकि बार्ट पहले से मौजूद था, लिन शेन ने युन से यह सवाल नहीं पूछा था। बार्ट ने बताया था कि आदिम अंडों को प्राप्त करने पर व्यक्ति उनके गुणों को देख सकता है, और इसी प्रकार बार्ट को अपने स्वयं के आरोही अंडे के गुणों का पता चला। युन ने उत्तर दिया, इस आरोही अंडे को मीदू देवी कहा जाता है। इसका स्तर नाम थोड़ा अजीब है, जिसे सुपर बेस प्राणी कहा जाता है। इसमें 3 बेस परिवर्तन प्रतिभाएं और 2 जीवन आधार हैं। युन द्वारा वर्णित विशेषताओं को सुनकर लिन शेन और वेई दोनों आश्चर्यचकित हो गए। क्या आप निश्चित हैं कि इसमें 2 जीवन आधार हैं, 2 आधार प्रतिभाएं नहीं? लिन शेन ने पूछा। कुछ सोचने के बाद युन ने उत्तर दिया, मुझे यह अच्छी तरह याद है, इसमें कोई गलती नहीं है। यह आधार प्रतिभा नहीं है, बल्कि वास्तव में 2 जीवन आधार हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आधार प्रतिभा है। लिन शेन ने जितना ज्यादा सुना उतना ही उसे आश्चर्य हुआ। युन की किस्मत बहुत अच्छी थी, उसे ऐसा आरोही अंडा मिला था। अब लिन शेन ने सोचा कि क्या इस आरोही अंडे का उपयोग करके ऊपर चढ़ने से उसे सीधे तौर पर दोहरा जीवन आधार मिलेगा। दुर्भाग्य से, यू के वर्णन के अनुसार, मीदू देवी की 3 आधार परिवर्तन प्रतिभाएं और 2 आधार प्रतिभाएं ज्यादातर सहायक कौशल थीं, न कि लिन शेन की इच्छित क्षमताएं। तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा है, क्या तुम उसे पालने की योजना बना रहे हो, या उसे स्वर्गारोहण के लिए उपयोग करोगे? लिन शेन ने युन से पूछा। लेकिन युन ने जवाब दिया, मैं बस कुछ पाने के लिए आपके आदेश का पालन कर रहा था, ये वस्तु आपकी है। यदि आप मुझे पुरस्कृत करना चाहते हैं, तो कुछ उत्परिवर्तन द्रव पर्याप्त होगा। NO12BIN.C ओम। क्या तुम सच में इसे छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? लिन शेन ने यूं से पूछा, उसे कुछ उत्सुकता से देखते हुए। मुझे पता है कि यह एक बहुत ही बढ़िया असेंशन एग है, लेकिन ये शुरू से मेरा नहीं था और मेरे पास इसे रखने की क्षमता नहीं है। केवल आपका अनुसरण करके ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आप जितने मजबूत होंगे, मैं उतना ही सुरक्षित रहूंगा, युन ने कहा। कितनी अच्छी लड़की है। लिन शेन अंदर से भावुक हो गया। यदि वह इसका उपयोग कर सकता, तो वह मीदू देवी के अंडे के साथ चढ़ने में संकोच नहीं करेगा। अफसोस की बात है कि भले ही मीदू देवी उत्कृष्ट थी, लेकिन यह उस तरह का आरोही अंडा नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। उसकी बड़ी बहन और वेई दोनों पहले ही स्वर्गारोहण कर चुके थे, जिससे स्वर्गारोहण अंडा उनके लिए समान रूप से बेकार हो गया, ये केवल पालतू जानवर के रूप में काम आ सकता था। अब लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या इस आरोही अंडे का उपयोग जिवेस या डेथ पाउडर को ऊपर चढ़ने की अनुमति देने के लिए किया जाए।
लेकिन आगे सोचने पर मीदू देवी अपनी सभी सहायक क्षमताओं के बावजूद उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगी। जितना अधिक वह इस पर विचार करता, उतना ही अधिक उसे प्रतीत होता कि मीदू देवी के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति स्वयं यून थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मीदू देवी के आरोहण अंडे को प्राप्त करने में सक्षम थी, यह उसके लिए विशेष रूप से बनाया गया होगा। लिन शेन ने अंततः मीदू देवी के आरोहण अंडे को यून को वापस देने का फैसला किया जब वह आरोहण के लिए तैयार थी, ताकि वह इस अंडे का उपयोग अपने आरोहण के लिए कर सके। मेरे पास इस तरह की एक सहायक का होना बहुत बुरा नहीं होगा। लिन शेन ने पहले से ही यून को अपने परिवार के शिक्षक के रूप में काम करने की योजना बनाई थी, जिससे उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में मदद मिलेगी, जो वास्तव में उसकी क्षमताओं का पूरा उपयोग होगा। तीनों के पैराडाइज द्वीप पर वापस लौटने के बाद लिन शेन ने यून के लिए अतिथि कक्ष में रहने की व्यवस्था की। पहले उसे ठीक होने और उसके स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए कुछ उत्परिवर्तन आधार उत्परिवर्तन द्रव प्रदान किया, और बाद में उसने उसे मार्शल कौशल का अभ्यास करने के लिए नियुक्त किया। लिन शेन अभी बिस्तर पर लेटकर थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, तभी अचानक एक संदेश आया। इससे लिन शेन चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि यह रेड हॉट एसे है, लेकिन करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह नया खरीदा गया संचार उपकरण था जो बज रहा था। संदेश बाट से था, जो पूछ रहा था कि क्या वे मीडू स्टार से सुरक्षित निकल गए हैं। लिन शेन ने उसके साथ कुछ देर तक बातचीत की, फिर उसने पूछा कि बाट को झेंगजोंग के बारे में कैसे पता चला, और गुप्त रूप से जानकारी की जांच की। लिन शेन को आश्चर्य हुआ जब बाट ने वास्तव में कहा कि झेंगजोंग सैम नामक डीमैन जनजाति के एक सदस्य के अधीन काम करता था, जो उच्च पद पर था और सैम का बहुत सम्मान करता था। बाट से मिली जानकारी ने लिन शेन के पहले के इस विश्वास को डगमगा दिया कि झेंगजोंग उसका तीसरा भाई लिन जोंगजेंग था। यदि झेंगजोंग वास्तव में उसका तीसरा भाई था, तो वह डीमैन शाही परिवार के अधीन काम क्यों करेगा? चूंकि वह डीमैन जनजाति में शक्तिशाली पद पर था, इसलिए उसे डीमैन राजकुमारी द्वारा उसके भाई बहनों को निशाना बनाने के लिए वान परिवार का इस्तेमाल करने के बारे में पता होना चाहिए। वह क्यों अनुत्तरदायी रहेगा? अगर यह वाकई उसका तीसरा भाई होता, तो वह निश्चित रूप से स्थिति को अनदेखा नहीं करता। भले ही उसके पास राजकुमारी को रोकने की शक्ति न हो, फिर भी उसे कुछ करना चाहिए था। बाट ने झेंगजोंग के साथ अपनी कहानी साझा करना जारी रखा। एक समय ऐसा भी था जब उसका पीछा किया जा रहा था और वह लगभग मारा जा रहा था, लेकिन झेंगजोंग ने उसे बचाया और उसे खेती करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन दिया। बाट के लिए झेंगजोंग एक गुरु और दोस्त दोनों था। झेंगजोंग के मार्गदर्शन के बिना वह आज जो कुछ भी हासिल कर पाया है, वह नहीं कर पाता। बाट के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि झेंगजोंग एक आदर्श व्यक्ति है, एक मित्र की तरह समझदार, तथापि एक शिक्षक की तरह ज्ञानवान और प्रतिष्ठित। बात यह नहीं थी कि वह बाट का मित्र था, बल्कि बात यह थी कि बाट उसका बहुत सम्मान करता था। लिन शेन आगे सुनने के लिए अधीर हो रहा था, क्योंकि उसकी याद में उसका तीसरा भाई ऐसा व्यक्ति था जो अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता था और दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करता था। सिखाने के लिए पर्याप्त धैर्य रखना तो दूर की बात थी। वह लिन शेन को कुछ भी सिखाने में समय लगाने के बजाय अकेले मछली पकड़ना, तस्वीरें लेना और चाय पीना पसंद करेंगे। लिन शेन जितना ज्यादा सुनता गया, उसे उतना ही शक होने लगा कि झेंगजोंग उसका तीसरा भाई है। शायद वह आदमी सिर्फ दिखने में और कुछ खासियतों में ही मिलता जुलता था। एक समय था जब मैंने झेंगजोंग को ये कहते हुए सुना था कि उसका एक भाई था जिसे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति ने मार डाला था, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह कौन था। उसने कहा कि मेरी क्षमताएं बहुत कमजोर हैं और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। चूंकि तुम रिश्तेदार हो, तो क्या तुम जानते हो कि किस दूसरी जाति ने उसके भाई को मारा था? मुझे बताओ, और जब मैं भविष्य में अपना स्तर बढ़ाऊंगा, तो मैं उस व्यक्ति को मारने में उसकी मदद करूंगा। बाट के नए संदेश ने लिन शेन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या झेंगजोंग ने बताया कि उसके मृतक भाई का नंबर भाई बहनों में कौन सा था? लिन शेन ने जल्दी से पूछा। उसने नहीं बताया, और मुझे भी नहीं पता। क्या उसके कई भाई थे? बाट ने जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, और मैंने उसके भाई की हत्या के बारे में कोई खबर नहीं सुनी है। आखिरकार, हम सिर्फ दूर के रिश्तेदार हैं। हम बचपन में ज्यादा मिलते थे, लेकिन जब से उसने अपनी मां को छोड़ा है, हाल के वर्षों में ज्यादा संपर्क नहीं हुआ है, लिन शेन ने जवाब दिया। लिन शेन को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अगर झेंगजोंग वास्तव में मेरा तीसरा भाई है, तो जिस भाई का उसने उल्लेख किया था, जिसे किसी ने मार दिया था, क्या वह मेरा दूसरा भाई हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि मेरा दूसरा भाई वास्तव में मर चुका है? अगर ऐसा है, तो ये समझ में आता है। मेरे तीसरे भाई ने अपना नाम बदल लिया और डीमैन जनजाति के साथ शरण ली, शायद अपनी पहचान बताए बिना मेरे दूसरे भाई का बदला लेने के लिए। अगर हम यह मान लें, तो मेरे दूसरे भाई को मारने वाला व्यक्ति डीमैन जनजाति का ही होगा। बाट के अनुसार, मेरा तीसरा भाई डीमैन जनजाति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, फिर भी वह मेरे दूसरे भाई का बदला लेने में असमर्थ है, जो दर्शाता है कि हत्यारा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होना चाहिए।
दुर्भाग्य से बार्ट के पास झेंगजोंग के संचार विवरण नहीं थे और झेंगजोंग से केवल डी मैन जनजाति में जाकर ही मुलाकात की जा सकती थी। ये सब सिर्फ लिनशेन की अटकलें थीं। क्या झेंगजोंग वास्तव में उसका तीसरा भाई था? ये तो वह उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही जान सकता था। हालांकि उसने फिलहाल डी मैन जनजाति से संपर्क करने की हिम्मत नहीं की। मुझे पहले अपना स्तर बढ़ाना चाहिए। यदि चीजें वैसी ही हैं जैसा कि मुझे संदेह है, तो मेरी वर्तमान शक्ति के साथ मैं अपने तीसरे भाई की कोई मदद नहीं कर सकता और उसे ढूंढना व्यर्थ होगा। लिनशेन ने फैसला किया कि उसे बिना किसी और समय बर्बाद किए तुरंत ऊपर उठने के लिए प्राइमल अंडे का उपयोग करने की आवश्यकता। लिनशेन ने वेई को बुलाया और जब रात हुई तो वह उसके साथ रिंग माउंटेन ग्रह पर टेलीपोर्ट हो गया और वहां चढ़ने की योजना बनाने लगा। जब तक वे रिंग माउंटेन के पास नहीं पहुंच जाते तब तक ये स्थान सबसे सुरक्षित स्थान माना जा सकता था, जो बाहरी व्यवधानों से मुक्त था। वेई, जो पहले से ही एक आरोही था, में पर्यावरण के प्रति लिनशेन की तुलना में बहुत अधिक अनुकूलन क्षमता थी। जब वह पहली बार आया था और वह जल्दी ही आसपास के वातावरण का आदी हो गया। हालांकि वह इस वातावरण में लंबे समय तक नहीं रह सकता था, अन्यथा उसके शरीर को समस्याएं हो सकती थीं। लिनशेन ने अपने द्वारा दफनाए गए स्पिरिट बेस को खोदा और वेई से कहा, इन स्पिरिट बेस पर एक नज़र डालें और देखें कि क्या आप उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि वे उपयोगी हैं तो आगे बढ़ें और उनका उपयोग करें। मेरे चढ़ने के बाद हम रिंग माउंटेन में जाएंगे और उन सुपरसोस ड्रैगन को मार देंगे। आरोहण, वेई वुफू ने सिर हिलाया। लिनशेन ने पहले उसे रिंग माउंटेन ग्रह के बारे में बताया था और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद उसने लिनशेन को आगे बढ़ने और पहले चढ़ने के लिए कहा। लिनशेन ने वह आदिम अंडा निकाला जो वेई वुफू ने उसे दिया था, एक चमकदार तारे जैसा कबूतर के अंडे के आकार का आदिम अंडा। आदिम अंडे आमतौर पर बड़े नहीं होते हैं। इस आदिम अंडे के अंदर निहारिकाएं घूम रही थीं तथा तारे एक लघु ब्रह्मांड की तरह आपस में गुथे हुए थे। तैयारी करने के बाद लिनशेन ने अपना सारा सामान एक तरफ रख दिया और फिर प्राइमल अंडा निगल लिया। जैसे ही आदिम अंडा उसके पेट में गया, लिनशेन ने तुरंत विकास सिद्धांत प्रसारित करना शुरू कर दिया। एक अजीब सी ताकत तुरंत उसके शरीर में फैलने लगी। एक गोमेद के समान काला कवच स्वतः ही प्रकट हो गया, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उसके शरीर के भीतर की विशेष शक्ति उसके मांस और कवच के साथ मिल गई, जिससे उसके शरीर में रुका हुआ विकास पुनः शुरू हो गया। लिनशेन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अनगिनत सार्वभौमिक बड़े धमाकों से गुजर रहा हो। उसके शरीर की विभिन्न कोशिकाएं एक एक करके पटाखों की तरह फूट पड़ीं। उसके शरीर से बहुत सारा धुआं निकला और मूल रूप से काले रंग का कवच भी लगातार रोशनी से टिमटिमा रहा था। जहां भी विकास सिद्धांत प्रवाहित हुआ, कोशिकाएं लगातार फटती रहीं। प्रत्येक कोशिका के फटने के बाद उसके अंदर एक छोटी कोशिका बनती है, विनाश और पुनर्जन्म का चक्र। ये नवजात कोशिकाएं मूल से थोड़ी अलग लगती थीं, मानो उनमें कुछ ऐसे तत्व समाहित हो गए हों जो पहले नहीं थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये नए तत्व लिनशेन की अपनी आधार उत्परिवर्तन सामग्री और आरोही अंडा पदार्थों के संयोजन से उत्पन्न हुए। संपूर्ण आरोहण प्रक्रिया लिनशेन के शरीर की सभी कोशिकाओं का फटना, पुनर्गठन और रूपांतरण थी। आरोहण से संपूर्ण शरीर का नया स्वरूप तैयार हो जाएगा, जिससे कार्बन आधारित जीवों को ब्रह्मांड के साथ बेहतर अनुकूलन करने में सहायता मिलेगी तथा वे अपने ग्रहों के अस्तित्व संबंधी पर्यावरण की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे। वेई वुफू ने लिनशेन को देखा, उसका शरीर सफेद धुंध में लिपटा हुआ था और हालांकि वह जानता था कि आरोहण प्रक्रिया इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, उसने अपने जीवन आधार को बढ़ाने के लिए आत्मा आधारों का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने आसपास के वातावरण का अधिक ध्यान से निरीक्षण किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी व्यवधान लिनशेन के आरोहण को प्रभावित न करे। लिनशेन सबसे कमजोर, लगभग रक्षाहीन स्थिति में था, यहां तक कि एक स्टील म्यूटेटर भी उसे इस मोड़ पर मार सकता था। विकास सिद्धांत बार बार प्रसारित हुआ, लिनशेन के शरीर के अंदर की कोशिकाएं अधिक से अधिक संख्या में फटने लगी और उनकी गति बढ़ गई। यहां तक कि उसके शरीर के बाहर घना कोहरा भी बड़ी संख्या में विस्फोटक कोशिकाओं से निकलने वाली चमक को छिपा नहीं सका। वेई वुफू ने अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ा, यह महसूस करते हुए कि लिनशेन के परिवर्तन की गति बहुत तेज लग रही थी। जबकि यह सच था कि प्राइमल एग का उपयोग करने से सामान्य असेंशन एग की तुलना में परिवर्तन तेज होगा, लिनशेन की गति अस्वाभाविक रूप से तेज थी। उसके भीतर की कोशिकाएं बड़े पैमाने पर फट रही थीं, मानो कोई चेन रिएक्शन प्रज्वलित हो गया हो। मनुष्यों का मांस और रक्त बहुत कमजोर होता है, बेस वेरिएंट प्राणियों के शरीर जितना लचीला नहीं होता। चिंतित, वेई वुफू को डर था कि लिनशेन का नश्वर शरीर इतने तेज परिवर्तन का सामना नहीं कर पाएगा। वास्तव में चीजें वैसी ही थी जैसी की आशंका थी। लिनशेन को लगा कि उसके शरीर और रक्त में खिंचाव आ गया है, क्योंकि बहुत से कोशिकाओं के एक साथ विस्फोट और पुनर्संयोजन के कारण कई अंग अब सामान्य रूप से काम नहीं कर पा रहे थे। बेचैनी असहनीय होती जा रही थी, चक्कर आने और लगभग बेहोश होने की आशंका थी। लिनशेन का दिल सदमे से भर गया, ये जानते हुए कि अगर वह होश खो बैठा तो वह फिर कभी नहीं जाग सकेगा।
लिन शेन का दिमाग तेजी से चलने लगा, उसने अपने दांत पीस लिए और सुपर बेस फॉर्म में प्रवेश कर गया, उसका पूरा शरीर बेस वेरिएंट पदार्थ में परिवर्तित हो गया। लिन शेन को तुरंत बेहतर महसूस हुआ, क्योंकि कोशिका उत्परिवर्तन और भी अधिक तीव्र हो गया था, लेकिन इसका उस पर प्रभाव पहले जितना गंभीर नहीं था। कोशिकाओं का विस्फोट अधिक तीव्र हो गया, और लिन शेन के शरीर से अब केवल धुआं नहीं निकल रहा था, वह भयंकर लपटों के साथ धधक रहा था। वेई वुफू ने लिन शेन को घूर कर देखा, उसने पहले कभी ऐसी घटना नहीं देखी थी। आरोहण के दौरान उत्सर्जित धुआं कोशिका विस्फोट, पुनर्संयोजन और उत्परिवर्तन के दौरान निष्कासित अशुद्धता थी, यह मरती हुई पुरानी कोशिकाओं के अवशेष भी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये पदार्थ वास्तव में प्रज्वलित हो सकता था, जिसे वेई वुफू ने पहले कभी नहीं देखा था। उन भयंकर लपटों में घिरे वेई वुफू लिन शेन की वर्तमान स्थिति को महसूस नहीं कर सके, वह केवल किनारे पर प्रतीक्षा कर सकते थे, यह आशा करते हुए कि लिन शेन इस कठिन परीक्षा से बच जाएंगे। जब तक वह इससे बाहर निकलेगा, जब तक वह अपना जीवन आधार मजबूत नहीं कर लेगा, तब तक मूलतः कोई बड़ा जोखिम नहीं रहेगा। लिन शेन के शरीर पर लपटें जलती रहीं, जो लगभग 7 या 8 घंटे तक चलीं और फिर धीरे धीरे बुझ गईं। वेई वुफू ने लिन शेन के शरीर को हवा में लटकते हुए देखा, उसका पूरा शरीर एक सिल्वर क्रिस्टल की तरह था, जिसके भीतर अनगिनत रोशनियां टिमटिमा रही थीं। यह एक सफलता है, वेई वुफू ने राहत की एक लंबी सांस ली। लिन शेन ने सफलतापूर्वक एक आरोही के शरीर में रूपांतरित हो गया था और उड़ने की सबसे बुनियादी क्षमता हासिल कर ली थी। हालांकि इस समय तक असेंशन का काम आधा ही पूरा हुआ था, अब उसे अपने जीवन आधार को मजबूत करना था। वेई वुफू भी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि लिन शेन किस तरह का जीवन आधार स्थापित करेंगे। लटके हुए लिन शेन के शरीर से सिल्वर क्रिस्टल जैसे महीन कण निकल रहे थे, जो कण धीरे धीरे एक साथ आकर एक विशाल सिल्वर क्रिस्टलीय विशालकाय अंडे का निर्माण कर रहे थे। क्योंकि लिन शेन के शरीर से बहुत सारे चांदी के कण बाहर निकल गए थे, मूल रूप से चमकने वाला कवच धीरे धीरे काले क्रिस्टल के अपने मूल रंग में वापस आ गया, और लिन शेन का शरीर मांस और रक्त की अवस्था में वापस आ गया। इस अवस्था में लिन शेन के शरीर से अप्रत्याशित रूप से फिर से धुंध निकलने लगी, उसके मांस और रक्त में एक बार फिर कोशिकीय पुनर्संयोजन और उत्परिवर्तन होने लगा। वेई वुफू को संदेह हुआ, जीवन आधार पहले ही बनना शुरू हो चुका था, तो कोशिकाएं क्यों फट रही थीं, उत्परिवर्तित हो रही थीं और फिर से जुड़ रही थीं। हालांकि इस बार यह पहले की तरह तीव्र नहीं था, लिन शेन का शरीर एक बार फिर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। जहां तक वेई वुफू को पता था, भले ही आरोहण आदिम अंडों के साथ किया गया था और एक डबल लाइफ बेस का गठन किया गया था, ये दो जीवन आधारों को जोड़ने और समेकित करने के बारे में होना चाहिए, न कि यह कि एक को समेकित करने के बाद शरीर फिर से चढ़ जाएगा और रूपांतरित हो जाएगा। इसके अलावा पहला जीवन आधार अभी तक पूरी तरह से समेकित भी नहीं हुआ था, यह अभी प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश कर रहा था, और पूर्ण गठन से अभी भी कुछ दूरी थी। लिन शेन का शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता रहा, जबकि सिल्वर क्रिस्टल विशाल अंडे में नए परिवर्तन हुए। विशाल अंडे का बाहरी आवरण राख में बदल रहा था, धूल की तरह नीचे बह रहा था। धूल के ये कण हवा में ही पूरी तरह से गायब हो गए और पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ा। जैसे ही बाहरी आवरण गायब हुआ, आसपास का स्थान मुड़ने लगा, मानो विशालकाय अंडे के अंदर एक अजीब ऊर्जा किसी चीज के साथ प्रतिध्वनित हो रही हो। वेई वुफू ने देखा कि प्रकाश की किरणें धुएं या धुंध की तरह मुड़ी हुई जगह से बाहर फैल रही थीं, और उसके चेहरे पर तुरंत प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। ब्रह्मांड, इंद्रधनुषी रोशनी। वेई वुफू ने ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। हालांकि विकृत अंतरिक्ष से निकलने वाली रोशनी की पट्टियां ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी से बिल्कुल मिलती जुलती थीं, जिसके बारे में उसने सुना था। यदि वह वास्तव में ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश था, तो इसका मतलब था कि मनुष्यों के बीच डीएस बड़ी ई जैसे लोगों से मुकाबला करने में सक्षम कोई प्राणी उभर सकता है, जिसने वेई वुफू को अवर्णनीय खुशी से भर दिया। लेकिन जैसे ही ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी दिखाई देने लगी, अचानक चांदी के क्रिस्टल वाले विशाल अंडे के भीतर से एक रहस्यमय पदार्थ बाहर निकल आया। इस पदार्थ ने विशाल अंडे के बाहरी हिस्से को दर्पण जैसी परत से ढक दिया, जिससे उसके आसपास की हर चीज प्रतिबिंबित हो गई, जिससे अंडा ऐसा दिखाई देने लगा मानो वह गायब हो गया हो, पर्यावरण में विलीन हो गया हो। नवजात ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश एक क्षण के लिए रुक गया, फिर धीरे धीरे गायब हो गया, और उसके चारों ओर का विकृत स्थान धीरे धीरे सामान्य हो गया। क्यों ऐसा है? वेई वुफू को निराशा का गहरा एहसास हुआ। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी लगभग चालू हो ही गई थी, तो फिर यह क्यों विफल हो गई? वह बहुत करीब था, बस थोड़ी सी दूरी पर। दरार, दर्पण जैसा विशाल अंडा तुरंत टूट गया, और वेई वुफू की आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई, जिससे वह आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी कर बैठा। यह आकृति चांदी के क्रिस्टल कवच में लिपटी एक युवा लड़की थी। मानव जैसा जीवन आधार रूप दुर्लभ था, लेकिन वेई वुफू को चौंकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वेई वुफू को वास्तव में यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस लड़की के बाल चांदी के रंग के थे और आंखें चांदी की रंग की थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, मानो क्रीम से बनी हो, और उसके गालों पर हल्की गुलाबी लाली थी।
उस चांदी के क्रिस्टल के कवच के नीचे मांस और रक्त का एक शरीर था। उन्होंने कभी भी जीवन आधार संस्थाओं के पास मांस और रक्त शरीर होने के बारे में नहीं सुना था। जीवन आधार को मूल उत्परिवर्तन सामग्रियों से बनाया जाना चाहिए था, न कि कार्बन आधारित मांस और रक्त से। वेई वुफू ने चांदी के बालों वाली लाइफ बेस लड़की को घूर कर देखा। उसके प्रकट होने के बाद उसके आसपास का स्थान एक बार फिर मुड़ने लगा, और मुड़े हुए स्थान से एक बार फिर ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई। चांदी के बालों वाली लड़की के लहराते बाल हवा में बिखर गए, तुरंत अनगिनत कणों में बदल गए जो लिन शेन के शरीर में एकीकृत हो गए। रिबन की तरह ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश ने भी ऐसा ही किया। लिन शेन के शरीर के चारों ओर सर्पेंट ड्रैगन की तरह लपेट लिया, जिससे उसके आसपास का स्थान भी मुड़ने लगा। लिन शेन के शरीर पर एक दर्पण जैसी परावर्तक सामग्री भी दिखाई दी, जिससे उसे दर्पण जैसी फिनिश मिली। लिन शेन को लपेटे हुए प्रकाश की पट्टियां एक बार फिर अपना लक्ष्य खो बैठी, लेकिन वे पहले की तरह गायब नहीं हुई। इसके बजाय वे उसके चारों ओर कुंडलित और मुड़ गईं, जैसे कि उन्हें कुछ महसूस हो रहा हो, लेकिन वे जो खोज रही थीं उसे पाने में असमर्थ हों। काफी देर बाद प्रकाश की पट्टियां धीरे धीरे पीछे हट गईं, और घुमावदार स्थान भी सामान्य हो गया। लिन शेन के शरीर पर परावर्तक पदार्थ लगभग समाप्त हो गया था, जो एक तरल पदार्थ में बदल गया था जो कवच की बाहरी परत से छिल गया था, और सफेद धुंध के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। सफेद धुंध और भी घनी हो गई, और लिन शेन के शरीर पर काला कवच और भी गहरा हो गया। अंदर कोशिकाएं पटाखों की तरह फटने लगीं, जो धीरे धीरे जारी रहीं। वेई वुफू की अभिव्यक्ति जटिल थी। उसने महसूस किया कि ऐसा नहीं था कि लिन शेन ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश को सक्रिय करने में विफल रहा था, बल्कि उसके शरीर के अंदर कुछ ऐसा था जो ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश को बाधित कर रहा था। राक्षस। वेई वुफू ने कभी नहीं सुना था कि कोई भी ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश को ट्रिगर करने से रोक सकता है। यह आरोहण असामान्य रूप से धीमा प्रतीत हुआ, जो लंबे समय तक जारी रहा। जब वेई वुफू ने ऊपर चढ़ने के लिए आरोही अंडे का उपयोग किया था, तो उसे भी लगभग इतना ही समय लगा था। जब लिन शेन के चारों ओर फैली सफेद धुंध आखिरकार छंट गई, तो हवा में मंडराता काला कवच दिखाई देने लगा। एक बार फिर उसके शरीर से कण बाहर निकले। इस बार कण काले क्रिस्टल या छोटे काले भंवर जैसे दिख रहे थे। जल्द ही वे काले क्रिस्टल कण एक विशाल काले अंडे में बदल गए। जैसे ही अंडे का कवच बिखरने लगा, आसपास का स्थान एक बार फिर मुड़ गया, और उस विकृत स्थान से प्रकाश की अजीब पट्टियां फैल गईं, जो विशाल अंडे के चारों ओर असंख्य धागों में लिपट गईं। उन्हें रोकने के लिए दर्पण जैसी कोई चमक न होने के कारण अंतरिक्ष में विकृतियां और अधिक गंभीर हो गईं तथा प्रकाश की अधिक से अधिक पट्टियां दिखाई देने लगीं। आकाश में प्रकाश की भयावह किरणें उभर आईं, जो आकाशीय दरारों जैसी दिख रही थीं, मानो तारों भरे आकाश में प्रकाश ड्रैगन उड़ रहे हों और पूरे आकाशीय गुंबद को भर रहे हों। विशालकाय वलय तारा रात्रि के आवरण में होने के बावजूद अचानक ऐसे प्रकाशित हो गया जैसे कि दिन हो। तियानशिन, जो सो रही थी, चमक से जाग गई। पहले तो उसे लगा कि यह बोर हो गई है। वह लड़खड़ाती हुई खिड़की के पास पहुंची और बाहर का विचित्र दृश्य देखकर वह तुरंत पूरी तरह से सतर्क हो गई। उसकी आंखें बहुत चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास की तस्वीर बन गया। कॉस्मिक रेनबो लाइट। किसी ने कॉस्मिक रेनबो लाइट को फिर से चालू कर दिया है। तियानशिन के हाथ कांच पर काम रहे थे। वह प्रकाश की पट्टियों को देख रहा था जो तारों वाले आकाश में बिजली की दरारों की तरह फैल रही थी। पूरा आकाश उनकी चमक से जगमगा रहा था। न केवल विशाल वलय तारा, बल्कि ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों ने भी इस ब्रह्मांड व्यापी इंद्रधनुषी प्रकाश को देखा था। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को किसने प्रज्वलित किया होगा? सर्वोच्च कुल के एक भूरे बालों वाले बुजुर्ग ने आकाश में फैले इंद्रधनुष को देखा। उसका चेहरा हैरानी से भर गया। डी-मैन जनजाति में कैथरीन ने इंद्रधनुषी प्रकाश के विस्मयकारी दृश्य को देखकर भौहें सिकोड़ी और खुद से बुदबुदाया, यदि क्षेत्र का राजा नहीं उभरा है, तो इंद्रधनुषी प्रकाश को और कौन सक्रिय कर सकता है? क्या डीएस बड़ी ई जैसा कोई और हो सकता है? या शायद ये निर्वाण प्राणियों में से एक है, जो ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को सक्रिय करने के लिए खुद का उपयोग कर रहा है। एक निर्जन ग्रह पर सफेद कपड़े पहने लिन जियांगडोंग ने भी चमकते रिबन से भरे आकाश की ओर देखा। कौन जानता है कि किस जाति ने ऐसी आकृति पैदा की है? अगर वे हमारे प्रतिद्वंद्वी हुए, तो यह मुसीबत का सबब बन सकता है। अनगिनत प्राणी तारों भरे आकाश में इस चमत्कार को देख रहे थे, जबकि कई अन्य लोग इस बात के बारे में अटकलें लगा रहे थे कि किस प्रकार के व्यक्ति ने इस घटना को जन्म दिया होगा, जो पिछले 1000 वर्षों में केवल एक बार ही दिखाई दी थी। अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया कि यह प्रमुख जातियों के भयानक प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। हालांकि अधिकांश लोगों का मानना था कि यह निर्वाण के कारण हुई घटना होगी, क्योंकि डीएस बड़ी ई जैसे किसी व्यक्ति के दूसरी बार प्रकट होने की संभावना, जो उद्गम के दौरान ऐसी घटनाओं को शुरू करने में सक्षम हो, लगभग असंभव मानी जाती थी। जबकि अरबों प्रजातियों ने अपना ध्यान विसंगति पर केंद्रित किया, ब्रह्मांड में फैले इंद्रधनुषी प्रकाश में एक विचित्र परिवर्तन हुआ। प्रकाश की पट्टियां हवा में बदलने लगीं और एक के बाद एक विचित्र प्रतीक बनाने लगीं।
ये देखकर कई अन्य जातियां अचंभित और अविश्वासी हो गईं। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश वास्तव में चरित्र कैसे बना सकता है? ये प्रतीक स्पष्ट रूप से प्राचीन चित्रलिपि थे। हालांकि इनमें से अधिकांश समझ से परे थे, लेकिन अक्षरों के आकार से उनके कुछ अर्थ स्पष्ट रूप से पता चल रहे थे। अरबों जातियों की अविश्वसनीय निगाहों के सामने ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश अप्रत्याशित रूप से चित्रात्मक अक्षरों से बने पाठ में बदल गया। फिर भी अभी कोई भी पाठ का अर्थ नहीं समझ सका। वह भयानक प्राणी कौन है जिसने ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को सक्रिय किया है? ये बहुत रहस्यमय और जादुई है। क्या ये वास्तव में ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश है? मैंने एक बार डीएस बड़ी ई द्वारा उत्पन्न ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को देखा था और यह केवल प्रकाश की प्रारंभिक पट्टियां थीं। ये संभवतः पाठ में कैसे विकसित हो सकता है? क्या इस ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश को सक्रिय करने वाला व्यक्ति डीएस बड़ी ई से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? हे भगवान, क्या ये हो सकता है कि एक अद्वितीय शक्तिशाली प्राणी स्वर्ग पर अपना अधिकार जताने और स्वयं को राजा घोषित करने वाला है? ये स्वर्ग को चिन्हित करना और संप्रभुता की घोषणा करना नहीं है। जब ऐसा होता है, तो सक्रिय होने वाला ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश पाठ नहीं बनाएगा, बल्कि ब्रह्मांड की सीमा की रेखाओं में विकसित होगा। NO12 ओम। आखिर उन रहस्यमयी अक्षरों का क्या मतलब है? क्या कोई मुझे ये समझा सकता है? संपूर्ण ब्रह्मांड में हलचल मच गई। विचित्र ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश से वह पूरी तरह हिल गया। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश लंबे समय तक चला और पूरे ब्रह्मांड में चमकने वाले चित्रलिपि के अध्याय को भी कई जातियों द्वारा दर्ज किया गया। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश के लुप्त हो जाने के बाद इसके बारे में चर्चाएं और भी तीव्र हो गईं। कुछ जातियों ने, जिन्होंने चित्रलिपि का अध्ययन किया था, एक आश्चर्यजनक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। उनका मानना था कि ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश की इस घटना को किसी साधक ने नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अपने विकास का परिणाम बताया था। ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश द्वारा निर्मित वस्तु स्वयं ब्रह्मांड द्वारा विकसित ऊर्जा परिवर्तन की एक विधि थी, जिसे आमतौर पर विकास कौशल के रूप में संदर्भित किया जाता है। ब्रह्मांड से उत्पन्न विकास कौशल के विचार ने कई अन्य जातियों को पागल कर दिया, विशेष रूप से उन छोटी जातियों को जिनमें उन्नत विकास कौशल का अभाव था। अगर यह वास्तव में ब्रह्मांड द्वारा विकसित एक विकास कौशल है, तो यह निश्चित रूप से एक अतुलनीय खजाना होगा। अगर कोई इसे अच्छी तरह से समझ सकता है, तो इसके लाभ अनंत होंगे। इस समय लिनशेन भी उस अध्याय का अध्ययन कर रहा था, केवल उसका ध्यान ब्रह्मांडीय इंद्रधनुष प्रकाश द्वारा परिवर्तित पाठ पर नहीं था, बल्कि उसके जीवन आधार पर अंकित पात्रों पर था। दूसरे लाइफ बेस के आकार लेने के बाद यह एक फोल्डिंग पंखा बन गया, जिसके पंखुड़ी के रूप में काले क्रिस्टल लगे थे। पंखे का एक हिस्सा खाली था, जबकि दूसरा हिस्सा ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी रोशनी से बने लेख से ब्रांडेड था। या यूं कहें कि ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश पंखे की सतह पर पहले से अंकित चित्रलिपि को प्रक्षेपित कर रहा था। इससे लिनशेन को काफी सिरदर्द हुआ, क्योंकि वह दिखावा पसंद करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब जबकि उनके जीवन आधार पर चित्रलिपि पाठ बाहर की ओर प्रक्षेपित किया गया था, तो अन्य लोग जो उनके जीवन आधार पर पाठ को देखेंगे, वे निश्चित रूप से उससे जुड़ाव महसूस करेंगे, और क्या उन्हें पहचानना बहुत आसान नहीं होगा। पहला जीवन आधार आकार लेते समय ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश अवरुद्ध क्यों हो गया था, लेकिन दूसरे जीवन आधार के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? लिनशेन ने खुद से सोचा। वह नहीं जानता था कि पहला जीवन आधार स्थायी अपमान चुराने वाले जीवन सीरम के प्रभाव के कारण अवरुद्ध हो गया था। लेकिन पहली बार में ही एंड्योरिंग ह्यूमिलिएशन स्टीलिंग लाइफ सीरम का प्रभाव समाप्त हो गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से दूसरी बार कोई अवरोध नहीं था। उपयोगकर्ता सुपर बेस असेंडेंट लाइफ फॉर्म विकसित करने योग्य। ताकत 108-81। गति 81-81। कठोरता 81-81। कठोरता 81-81। आधार उत्परिवर्तन दर 1%। सैद्धांतिक जीवन गतिविधि सीमा 800-800। आधार परिवर्तन प्रतिभा सुपर आधार परिवर्तन, सुपर आधार पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट, सुपर आधार फॉर्म। जीवन आधार सुपर बेस विरोधी, विरासत प्रशंसक, सुपर बेस कंट्रारियन, पहला टर्न सुपर बेस लाइफ बेस। ताकत 108-81। गति 81-81। कठोरता 81-81। कठोरता 81-81। आधार प्रतिभा विरोधी, एक ही मूल में जन्मे। विरोधी, जो लोग नियति के खिलाफ संघर्ष करते हैं, भाग्य उनके साथ खेलेगा। इस बात से पूरी तरह वाकिफ होने के बावजूद वे भाग्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा करते हैं, जिससे उनका भविष्य अप्रत्याशित हो जाता है। समान मूल से जन्म कंट्रारियन का जन्म गुरु के समान मूल से होता है, तथा गुरु की सभी विशेषताएं और कौशल उसे विरासत में मिलते हैं। विरासत प्रशंसक पहला मोड़ सुपर बेस जीवन आधार। शक्ति 81। गति 81। कठोरता 81। कठोरता 81। आधार प्रतिभा विरासत प्रशंसक नृत्य।
बैककोट बैककोट बैककोट। उत्तराधिकार। जो लोग सभ्यता की मशाल को उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं और उत्तराधिकार की शक्ति प्राप्त करते हैं, वे धन्य होंगे। जितने अधिक उत्तराधिकारी होंगे, आशीर्वाद उतना ही अधिक होगा। फैन डांस। फैन डांस का पहला कदम ओपन। लिन शेन ने अपने 2 लाइफ बेस को देखा। पहली नज़र में सुपर बेस कॉन्ट्रेरियन भयानक रूप से शक्तिशाली लग रहा था, अपने सभी कौशल का उपयोग करने में सक्षम और अपनी सभी विशेषताओं को धारण करने में सक्षम। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास लिन शेन के समान ही एक अतिरिक्त लड़ाकू था। हालांकि कॉन्ट्रेरियन के कौशल का क्या उपयोग था, ये वह अभी भी नहीं समझ पाया था। तुलनात्मक रूप से इनहेरिटेंस फैन बहुत अधिक साधारण प्रतीत होता है, जिसमें डबल लाइफ बेस्ड टैलेंट के अलावा कोई विशेष विशेषता नहीं होती। लेकिन करीब से जांच करने पर पता चला कि यह वस्तु बाद के चरणों में अजेय थी। लिन शेन ने पहले से ही इनहेरिटेंस फैन पर लेखन का अध्ययन किया था, जो वास्तव में एक विकास कौशल निकला। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने अधिक लोग इस विकास कौशल का अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक आशीर्वाद यह वंशानुक्रम प्रशंसक को प्रदान करेगा। यदि भविष्य में ब्रह्मांड की सभी जातियां इस विकास कौशल को विकसित कर लें, तो वंशानुक्रम प्रशंसक वास्तव में अजेय हो जाएगा। ये चीज खेल के अंतिम चरण के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल थी और शुरुआती चरणों में बहुत उपयोगी नहीं थी। इनहेरिटेंस फैन की खूबियां पहले से ही बेहतरीन थीं। जब तक उसका सामना उन बेहद ताकतवर आरोही से नहीं होता, तब तक ये काफी था। लिन शेन ने वेई वुफू को इन 2 जीवन आधारों की विशेषताओं के बारे में बताया, और सुनने के बाद वेई वुफू ने सिर हिलाया और कहा, बहुत मजबूत। उन दोनों ने पहले जमीन पर पड़े सभी स्पिरिट बेस उठाए। लिन शेन ने 2 टेरोसॉर सिकल लिए, जिनमें से एक सुपर बेस कॉन्ट्रेरियन को और दूसरा इनहेरिटेंस फैन को सौंप दिया। फिर भी उनमें से किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, जिससे लिन शेन को बुरा पूर्वाभास हो गया। लिन शेन ने फिर वेई वुफू से नाइट ग्लो फ्लावर ले लिया। इस बार दोनों ने दिलचस्पी दिखाई और लिन शेन के हाथ में नाइट ग्लो फ्लावर चाहते थे। मुझे मत बताओ, इन दोनों चीजों को बढ़ने के लिए उत्परिवर्तित आत्मा आधार की आवश्यकता है। लिन शेन को लगा जैसे वह एक जाल में गिर गया था। वह इतनी तेजी से ऊपर उठ सका, इसका कारण रियल्म किंग ग्रह पर उत्परिवर्तित संसाधन खजाना था। लेकिन रियल्म किंग ग्रह पर कोई आरोही उत्परिवर्तित संसाधन नहीं थे। वह उन दोनों के विकास के लिए इतने सारे उत्परिवर्तित आत्मा आधार कहां से ढूंढने वाला था। लिन शेन ने ये निराशाजनक समाचार वेई वुफू को सुनाया, जिन्होंने एक टेरोसॉर दरांती पकड़ी और उसे सीधे अपने सफेद लबादे पर फेंक दिया। सफेद लबादे ने टेरोसॉर दरांती को घेर लिया और शीघ्र ही उसमें मौजूद आत्मा को सोख लिया, तथा उसे अवशेषों के ढेर में बदल दिया जो जमीन पर गिर गए। कोई फायदा नहीं, मुझे दे दो। वेई वुफू ने बिना किसी खेद के अपने सफेद रोब को उन आत्मा आधारों से आत्माओं को अवशोषित करने दिया। दुर्भाग्य से व्हाइट रोब खुद ही उच्च स्तर पर नहीं था, और इन आत्माओं को अवशोषित करने और पचाने में समय लगा। कई स्पिरिट बेस के साथ भी समय की आवश्यकता थी। लिन शेन निराश हो गया। अब उसके पास सिर्फ नाइट ग्लो फ्लावर था, एक उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस, और यह एक अच्छी 7th टन ऑब्जेक्ट थी। वह अभी उन्हें इसे अवशोषित करने देने के लिए तैयार नहीं था। लगता है मुझे उस उत्परिवर्तित टेरोसोर को परेशान करना होगा। लिन शेन ने उत्परिवर्तित टेरोसोर को मारने और उसके उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। लिन शेन के गुण अब इतने मजबूत हो गए हैं कि एक साधारण उत्परिवर्ती को मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसने सोचा। दुर्भाग्यवश जब वह रिंग माउंटेन पर पहुंचे, जहां उत्परिवर्तित टेरोसोर को होना चाहिए था, तो वहां उसका कोई निशान नहीं था। हालांकि उत्परिवर्तित एसेंशियन अंडा अभी भी वहां था। लिन शेन के पास फिलहाल हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखते हुए कि समय लगभग समाप्त हो चुका था, उसने अवधि के अंत का इंतजार किया और वेई वुफू के साथ वापस टेलीपोर्ट हो गया। जब दोनों टेलीपोर्टेशन के माध्यम से वापस लौटे, तब भी सुबह नहीं हुई थी। लिन शेन के मन में एक विचार आया और उसने नाइट ग्लो फ्लावर को बाहर निकाला, तथा अपनी स्वयं की आरोही शक्ति से उसे सक्रिय कर दिया। नाइट ग्लो फूल से खिलने वाले इंद्रधनुषी प्रभामंडल ने वास्तव में काले कमरे को रोशन कर दिया। ये चीज वास्तव में विशालकाय रिंग स्टार पर रात को रोशनी कर सकती है, लिन शेन ने कहा। नाइट ग्लो फूल को पकड़े हुए उसने वेई को वापस उसके कमरे में पहुंचाया। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। नाइट ग्लो फ्लावर के साथ हमें अब रात के अंधेरे से पहले वापस न आने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लिन शेन ने सोचा जब वह अपने कमरे में वापस आया और थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गया। दिन का उजाला होने पर लिन शेन ने वेई और यून को नाश्ते के लिए अपने साथ बुलाया। तियानशिन ने उन पर एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, आप वास्तव में इस जगह को अपने घर की तरह मानते हैं, सभी प्रकार के लोगों को अपने घर लाते हैं। यदि आपको इससे कोई समस्या है, तो अपने चचेरे भाई से बात करें, लिन शेन ने खाते समय जवाब दिया। वह तियानशिन के मौखिक प्रहारों से अप्रभावित था। खाने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? क्या तुमने कल रात ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश की घटना देखी? दूसरे लोग ऐसी घटनाओं को आमंत्रित करने में सक्षम हैं, और तुम अभी भी यहाँ पूरे दिन केवल खाते रहते हो।
भले ही तुम कोई घटना न ला सको, कम से कम ऊपर चढ़ने की कोशिश तो करो। तियानशिन ने लिन शेन पर तिरस्कार के साथ उपहास किया। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि जब आप ऊपर चढ़े थे तो आपने ब्रह्मांडीय इंद्रधनुषी प्रकाश की घटना उत्पन्न की थी, लिन शेन ने जवाब दिया, जिससे तियानशिन अवाक रह गया। अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि तियानशिन इतनी क्रोधित हो गई कि वह और कुछ नहीं खा सकी और उठकर जाने लगी। लिन शेन को इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह बस खाना खाता रहा। यहाँ का खाना वाकई अच्छा था, कम से कम उससे तो बेहतर जो वह खुद बना सकता था। मिस्टर लिन शेन, मैं आपके साथ एक व्यापारिक प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहती हूँ। मैं यहाँ जायंट रिंग स्टार पर कुछ छोटा मोटा व्यापार करने की सोच रही हूँ। सबसे बड़ी बहन ने अचानक बात करना शुरू कर दिया। जरूर, बड़ी बहन, तुम क्या व्यापार करना चाहती हो? लिन शेन जानता था कि उसकी बहन ऐसी नहीं है जो चुपचाप बैठ सके। उसे पूरे दिन पैराडाइज पैलेस में रखना निश्चित रूप से उसे पागल कर देगा।